मूवी की शुरुआत होती है, यहाँ पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये फैमिली दोबारा मिल पाएगी या नहीं, और ये ज़ॉम्बी वायरस शुरू कैसे हुआ था। ये जानने के लिए आपको इस शानदार मूवी को आखिर तक देखना होगा। मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई देती है। एक शादी का फंक्शन चल रहा होता है जो गाँव में हो रहा है। वो लड़की भी शादी के घर में छोटे मोटे काम कर रही होती है, लेकिन अचानक उसे गुस्सा आ जाता है। वजह ये है कि जिस लड़के ली को वो पसंद करती है वो भी वहाँ आया होता है। दरअसल दोनों की शादी तय हुई थी, लेकिन ली की जिम्मेदारियों की वजह से वो बार बार शादी की डेट आगे बढ़ाता रहता है। इस बात से लड़की नाराज हो जाती है तो ली उसे समझाता है कि इस बार तय तारीख पर ही शादी करेंगे। ये सुनकर वो लड़की भी आखिरकार शांत हो जाती है। फिर वो ली को सही समझकर उसे काम पर भेज देती है, लेकिन जैसे ही वो रास्ते में निकलता है अचानक एक कार आकर उससे एक्सीडेंट कर देती है। शादी में आए सारे लोग ड्राइवर को देखने के लिए कार का डोर खोलते हैं और अंदर से एक ज़ॉम्बी निकलता है। वो सब पर हमला करने लगता है और सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं। इसके बाद सीन 5 घंटे पीछे चला जाता है, जहाँ एक मेडिसिन कंपनी द एलिक्सर नाम की नई मेडिसिन बनाती है और उसे डिलीवरी के लिए भेजती है। उसी वक्त अब हमें एक और लड़की दिखाई देती है जिसका पति शॉन है। शॉन थोड़ा उम्र दराज है। पहले दिखाई गई एलिक्सर मेडिसिन अब इन्हीं के घर पर डिलीवर होती है। दूसरी तरफ हमें जेमी नाम का एक लड़का दिखता है जो अपनी माँ रेचल और उसके पति मैथ्यू के साथ रेचल के पिता के घर जा रहा होता है किसी जरूरी बात पर चर्चा करने के लिए। लेकिन असल में रेचल और मैथ्यू के बीच रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। दोनों अक्सर झगड़ते रहते हैं। इसके बाद सीन धीरे धीरे इन्हीं दोनों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तभी शॉन वो एलिक्सर मेडिसिन पी लेता है। जब एमिलियन उससे पूछती है कि वो क्या था तो शॉन हंसकर कहता है कि बस एक मेडिसिन है और चुप हो जाता है। इसी वक्त हमें पता चलता है कि शॉन ने अपनी ही बेटी की उम्र की लड़की से शादी की है। दूसरी ओर मैथ्यू, रेचल और जेमी उसी घर में पहुंचते हैं जहां एमिलियन और शॉन रहते हैं, लेकिन रेचल को एमिलियन से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसी घर में हमें एक लड़का डैनी दिखाई देता है जो वीडियो गेम खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद जेमी उसके साथ खेलने लगता है। तभी पता चलता है कि डैनी कोई और नहीं बल्कि रेचल का छोटा भाई है। धीरे धीरे सच सामने आता है। रेचल के पिता कोई और नहीं बल्कि वही शॉन है जिन्हें हमने शुरुआत से देखा था। स्नान करके बाहर आने के बाद शॉन जब खुद को आईने में देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक वो एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन अब वो जवान दिखने लगा है। उसे समझ में आता है कि ये सब एलिक्सर मेडिसिन पीने के बाद ही हुआ है। दूसरी ओर मैथ्यू और रेचल आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी बातचीत से पता चलता है कि वो यहाँ प्रॉपर्टी के बारे में बात करने आए हैं। उसी वक्त मैथ्यू जेमी और डैनी को साथ खेलते हुए देखकर गुस्सा हो जाता है और डैनी को डांट देता है। मैथ्यू गुस्से में डैनी से कहता है, तू हमेशा बस गेम्स ही खेलता रहता है, कभी कुछ काम भी करता है क्या? लेकिन डैनी उसकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। उधर एमिलियन जब शॉन को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी इतना यंग कैसे दिखने लगा। शॉन बताता है कि उसने एलिक्सर मेडिसिन पी थी और उसी की वजह से ये बदलाव आया है। ये सुनकर एमिलियन खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद शॉन बाहर आता है और उसे देखकर रेचल और मैथ्यू दोनों भी शॉक हो जाते हैं। शॉन उन्हें सब कुछ बताता है और एक जरूरी बात कहता है, मैं कंपनी से रिटायर नहीं हो रहा, मैं अपना काम कंटिन्यू करूंगा। शॉन खुशी से कहता है, मैंने सोच लिया है ये जो एलिक्सर मेडिसिन है इसी को और ज्यादा बनाकर बेचूंगा। इससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन ये सुनकर रेचल और मैथ्यू दोनों बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात करने आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि कंपनी डिवाइड होगी और उसमें उनका भी हिस्सा मिलेगा। उसी वक्त हमें एक और बात पता चलती है। दरअसल एमिलियन और रेचल स्कूल के जमाने से बहुत करीबी दोस्त थीं, लेकिन बाद में एमिलियन ने कुछ ऐसा किया था जिससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। असल वजह ये थी कि एमिलियन ने रेचल के पिता शॉन से शादी की थी, वो भी प्यार से नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी के लिए। यही कारण था कि रेचल को उससे हमेशा नफरत रही और वो उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि घर में जोर जोर से झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी बीच शॉन के शरीर में अजीब बदलाव आने लगते हैं। उसकी स्किन नीली पड़ने लगती है, वेन्स उभरने लगती हैं और उसका शरीर कांपने लगता है। कुछ ही देर में शॉन खुद को संभाल नहीं पाता और मुंह से खून उलट देता है, फिर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सब लोग डर जाते हैं और जब रेचल उसका पल्स चेक करती है तो समझ जाती है कि शॉन अब सांस नहीं ले रहा। सबके हाथ पैर फूल जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता अब क्या करना चाहिए। अचानक शॉन की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा, एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो तुरंत घर में काम करने वाले एक नौकर पर झपटता है और उसे काट लेता है। फिर वो एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करता है और उसके मुंह पर खून उगल देता है, जिससे वो खून गार्ड के मुंह में चला जाता है। इसके बाद शॉन डैनी की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉन रुकता नहीं। उसी वक्त डैनी के हाथ में मौजूद बो गन गलती से ट्रिगर हो जाती है। शॉन जमीन पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर एमिलियन फूट फूट कर रोने लगती है। पुलिस को बुलाने के लिए किसी को भेजा जाता है और एक आदमी कार लेकर स्टेशन की तरफ निकलता है। उधर बाहर डैनी बहुत दुखी बैठा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने गलती से अपने ही पिता को मार दिया। रेचल उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी डैनी, वो अब कंट्रोल में नहीं था, तीर गलती से चला, भूल जा। लेकिन डैनी कितना भी सुन ले उसका दिल अपराध बोध से भरा रहता है। इस बीच घर के अंदर हालात और भी बिगड़ने लगते हैं। शॉन ने जिस नौकर को काटा था वो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है और सब पर हमला करने लगता है। एक एक करके वो घर में मौजूद लोगों को निशाना बनाने लगता है। बाहर खड़ी रेचल और डैनी ये सब खिड़की से देख लेते हैं। घर के
सारे वर्कर्स अब ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं, ठीक शॉन की तरह। तभी एक ज़ॉम्बी रेचल पर झपटता है, लेकिन डैनी जल्दी से कार स्टार्ट करता है और उस ज़ॉम्बी को कुचल देता है। इसी बीच एमिलियन, मैथ्यू, जेमी और एक बचा हुआ वर्कर किसी तरह घर से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद रेचल और डैनी भी घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, सब गायब हो चुके होते हैं। दोनों घबराकर घर के अंदर लोगों को ढूंढते हैं। तभी अचानक एक और ज़ॉम्बी उनके सामने आता है और उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। रेचल और डैनी किसी तरह उस घर से भाग निकलते हैं। जैसे ही वो कार के पास पहुंचते हैं, वही ज़ॉम्बी जिसे उन्होंने पहले कुचला था फिर से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन दोनों हिम्मत दिखाकर उससे बच निकलते हैं और कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर जो सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बुलाने गया था, उसके मुंह में शॉन का खून चला गया था और अब वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा होता है। गाड़ी चलाते वक्त उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कार बेकाबू होकर उसी गांव की तरफ जाती है जहां शादी का फंक्शन चल रहा होता है और जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। लोग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही कार का डोर खुलता है, गार्ड एक भयानक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और सब पर हमला कर देता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन में लौट आती है। अब सीन मैथ्यू और उसकी टीम की तरफ शिफ्ट होता है। सब लोग किसी तरह भागते हुए एक ट्रक के पास पहुंचते हैं, लेकिन ट्रक की नहीं मिलती। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। सब लोग जल्दी से ट्रक के नीचे और आसपास छिप जाते हैं ताकि वो उन्हें देख न पाए। कुछ देर तक सब शांत रहते हैं, लेकिन अचानक मैथ्यू का फोन बज उठता है। रिंगटोन सुनते ही ज़ॉम्बी उनका पता लगा लेता है और उन पर हमला कर देता है। सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लाठियों, पत्थरों और जो भी चीज मिलती है उससे लड़ते हैं। तभी आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश उसके शरीर पर गिरती है, ज़ॉम्बी शांत हो जाता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर मैथ्यू और उसकी टीम वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी मैथ्यू देखता है कि उसे जो कॉल आया था वो दरअसल रेचल की तरफ से था। रेचल को जब पता चलता है कि मैथ्यू और उसकी टीम घर से सुरक्षित बाहर निकल आई है, तो वो और डैनी फैसला करते हैं कि उन्हें जाकर वापस लाना चाहिए। उधर मैथ्यू की टीम थोड़ी दूर आगे बढ़ती है और उसी जगह पहुंचती है जहां शादी का फंक्शन चल रहा था, लेकिन अब वहां का नजारा डरावना होता है। हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका होता है। सब बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि किसी को पता न चले। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर एक फीमेल वर्कर को पकड़ लेता है और उसे खींच ले जाता है। बाकी लोग किसी तरह दौड़कर पास के एक हॉल में घुस जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज उनके पास नहीं आ पाते। इसी बीच डैनी और रेचल भी कार लेकर उसी फंक्शन वाली जगह पहुंचते हैं। रेचल और डैनी जब उस जगह पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर डर के मारे सन्न रह जाते हैं। पूरा इलाका ज़ॉम्बीज से भरा होता है। उधर घर के अंदर मैथ्यू, एमिलियन और बाकी दो लोग धीरे धीरे डोर बंद करके थोड़ा पानी पीते हैं और कुछ देर आराम करने की कोशिश करते हैं। तभी रेचल का कॉल आता है। वो कहती है, हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां तुमने बताया था, तुम लोग कहाँ हो? मैथ्यू जवाब देता है, हम घर के अंदर हैं। ये सुनकर रेचल कार का हॉर्न बजाने लगती है ताकि उन्हें सिग्नल मिले, लेकिन उसके हॉर्न की आवाज सुनकर वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज उसी दिशा में भागने लगते हैं। अब रेचल को एहसास होता है कि उसने बड़ी गलती कर दी है। उनके पास अब बस एक ही रास्ता बचता है, जल्दी से वहाँ से भाग निकलना। ज़ॉम्बी सब लगातार उन्हें फॉलो करते रहते हैं। पीछे से उनकी चीखें और कदमों की आवाज सुनाई देती रहती है। उधर मैथ्यू, एमिलियन और जेमी तीनों को लगता है कि बाहर अब ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं बचे हैं, तो वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं ताकि वहाँ से भाग सके। जैसे ही वो कार के पास पहुँचते हैं, उन्हें पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में पूरी तरह खराब हो चुकी है। इतने में पीछे से कुछ बचे हुए ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तीनों किसी तरह भागते हुए पास के एक घर तक पहुँचते हैं। एमिलियन और जेमी जल्दी से अंदर घुस जाते हैं, लेकिन मैथ्यू पीछे रह जाता है। वो एक ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए रुकता है। जबरदस्त फाइट के बाद मैथ्यू उस ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन लड़ाई में खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। मैथ्यू किसी तरह घर के अंदर लौट आता है, लेकिन उधर रेचल और डैनी अपनी कार में आगे बढ़ रहे होते हैं। दोनों के चेहरे पर भारी टेंशन होती है। उन्हें पछतावा होता है कि वो बाकी सबको पीछे छोड़ आए। रेचल मोबाइल देखते हुए रास्ता ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी जोर से पलट जाती है। उसी वक्त वहाँ से एक ट्रक ड्राइवर गुजर रहा होता है, जो तुरंत रुककर उनकी मदद के लिए दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें बाहर निकालने लगता है, पीछे से वही ज़ॉम्बीज जो डैनी और रेचल की कार को फॉलो कर रहे थे वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ ही पलों में वे ट्रक पर चढ़ जाते हैं और उसमें बैठे लोगों पर हमला करने लगते हैं, सबको इन्फेक्ट करते हुए। कुछ ही देर में ट्रक के सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। किसी तरह रेचल और डैनी वहाँ से भाग निकलते हैं और सड़क के दूसरे छोर की तरफ दौड़ते हैं। उधर घर के अंदर एमिलियन, मैथ्यू और जेमी छिपे बैठे होते हैं। मैथ्यू के शरीर पर बहुत सारा खून लगा होता है, तो एमिलियन एक कपड़ा लेने अंदर जाती है ताकि उसका जख्म साफ कर सके। लेकिन तभी मैथ्यू को सच्चाई समझ में आ जाती है। वो भी अब ज़ॉम्बी बाइट का शिकार हो चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बेटे जेमी का हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी माँ का अब तुम ख्याल रखना। जेमी रोने लगता है, जबकि मैथ्यू अपनी आखिरी सांसों के साथ मैथ्यू धीरे धीरे खुद पर काबू खो देता है और पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी एमिलियन कमरे में वापस आती है। जैसे ही वो मैथ्यू को देखती है, वो डर के मारे पीछे हट जाती है। वो तुरंत जेमी को पकड़कर पास के एक कमरे में दौड़ती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन बाहर ज़ॉम्बी मैथ्यू जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि दरवाजा लगभग टूटने लगता है। तभी अचानक वो जोर से धक्का मारता है और अंदर घुसते हुए गलती से
एक मेटल रॉड में खुद ही चुभ जाता है। एमिलियन और जेमी ये देखकर सन्न रह जाते हैं। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलते हैं और दरवाजा बंद करके मैथ्यू को वहीं छोड़ देते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में एक छोटी सी सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही होती है। पटाखे और सजावट का सामान रखा होता है। वहीं मौजूद होता है वो पुलिस ऑफिसर जिसे हमने पहले देखा था। उसी वक्त रेचल और डैनी किसी तरह भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो हांफते हुए अंदर आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, लोग मॉन्स्टर्स बन रहे हैं, सब एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन वहाँ मौजूद ली और बाकी पुलिस वालों को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। सबको लगता है कि वो बस डर की वजह से उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। तभी बाहर से एक ऑफिसर दौड़ता हुआ अंदर आता है और कहता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, सब फोर्स मेरे साथ चलो। और वो सारे पुलिस वालों को लेकर स्टेशन से निकल जाता है। अब वहाँ सिर्फ ली, रेचल और डैनी ही रह जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एमिलियन और जेमी जिस घर में छिपे हुए होते हैं, वहीं अचानक मेरी किसी तरह भागकर पहुंच जाती है। दरअसल ये वही घर होता है जो मेरी का खुद का घर था। वो जिंदगी बचाते हुए ज़ॉम्बीज़ से भागती भागती यहाँ तक पहुंची होती है। मेरी किसी तरह घर के अंदर छिपी रहती है, जबकि बाहर भेजी गई पुलिस टीम हालात चेक करने निकलती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं, वहाँ का नजारा देखकर सब डर जाते हैं। लोग एक दूसरे को खा रहे होते हैं, सड़कों पर खून और चीखें गूंज रही होती हैं। पुलिस वाले भी भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक ही भीड़ उन्हीं पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में सारे पुलिस वाले या तो मर जाते हैं या इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उधर मेरी फोन उठाकर ली को कॉल करती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, सब मर गए, मैं अकेली बची हूँ। उसी वक्त बाहर भेजे गए पुलिस वालों में से एक किसी तरह बचकर स्टेशन लौट आता है। ली और रेचल उसे अंदर लाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें शक होता है। उसके चेहरे पर घाव और आंखों में अजीब लाली होती है। तभी वो ऑफिसर कांपने लगता है और उस पर इन्फेक्शन का असर दिखने लगता है। डैनी ये सब देखकर डर जाता है, लेकिन तुरंत ली के पास रखा गन उठाता है और उस ऑफिसर को शूट कर देता है। ली बहुत गुस्से में डैनी से पूछता रहता है, तूने गोली क्यों मारी? लेकिन तभी वो मरा हुआ ऑफिसर अचानक हिलने लगता है और कुछ ही पलों में फिर से जिंदा होकर एक भयानक ज़ॉम्बी बन जाता है। वो तुरंत ली, रेचल और डैनी पर झपट पड़ता है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए मिलकर उससे लड़ते हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद वो किसी तरह उसे पकड़कर एक सेल के अंदर बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। अब ली को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। वो परेशान होकर कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? डैनी उसे समझाता है, आपको तुरंत बाकी पुलिस वालों को बुलाना चाहिए, वरना कोई नहीं बचेगा। ली सिर हिलाकर मान जाता है और वायरलेस पर कॉल करने लगता है। इसी वक्त रेचल अपने फोन से मैथ्यू को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल लगातार फेल्ड हो जाती है। वो घबरा जाती है और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। ज़ॉम्बीज़ अब पूरी तरह पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ चुके होते हैं। उनकी गुर्राने की आवाजें और कदमों की गूंज चारों ओर फैल जाती है। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका घिर जाता है। सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ स्टेशन के गेट तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच ली अपने माइक पर मदद के लिए बाकी पुलिस टीम को बुलाता है, लेकिन जब उसे जवाब मिलता है तो उसकी आवाज कांपने लगती है। उसे पता चलता है कि जो पुलिस टीम उनकी मदद के लिए आ रही थी, वो रास्ते में ही ज़ॉम्बीज़ के हमले का शिकार हो चुकी है। बाहर का सीन दिखाया जाता है। सड़क पर पलटी हुई गाड़ियां, टूटी हुई बंदूकें और खून में लथपथ पुलिस वाले, जिन पर अब वही ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहे होते हैं। ये सब देखकर रेचल की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो तुरंत एमिलियन को कॉल करती है ताकि उसे हिम्मत दे सके। इतनी तबाही के बीच भी रेचल एमिलियन को दिलासा देने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे अब भी भरोसा है कि शायद कोई रास्ता बचा हो। अब एमिलियन की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। वो फोन पर रेचल से कहती है, रेचल, मैं मानती हूँ मैंने तेरे पिता से शादी उनकी दौलत के लिए नहीं की थी। सच ये है कि मैं उन्हें सच में चाहती थी, दिल से। इन शब्दों को सुनकर रेचल कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब शांति आ जाती है। दोनों के बीच सालों से जमी हुई नफरत, गलतफहमियां और दर्द धीरे धीरे मिट जाते हैं। दोनों के बीच आखिरकार सुलह हो जाती है। उधर ली और डैनी पुलिस स्टेशन की टेरेस पर खड़े होते हैं। तभी पास की मस्जिद से नमाज की अज़न की आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उस दिशा की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे कोई आवाज उन्हें खींच रही हो। ये देखकर ली के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। वो तुरंत नीचे भागता है और पुलिस स्टेशन में रखे पटाखों के बॉक्स में से एक रॉकेट निकाल लाता है। फिर वो और डैनी उसे पास के मैदान में सेट करते हैं ताकि ब्लास्ट की आवाज दूर जाए और सारे ज़ॉम्बीज़ उसी ओर आकर्षित हो जाएं। आवाज इतनी तेज होती है कि दूर दूर तक सुनाई देती है और कुछ ही पलों में स्टेशन के आसपास का इलाका लगभग खाली हो जाता है। इसी दौरान सड़क पर एक ट्रक और 2 बाइक्स दिखाई देते हैं। यही उनके भागने का एकमात्र मौका होता है। लेकिन अब तक पूरे इलाके में जितना इन्फेक्शन फैल चुका होता है, वो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा होता है। पुलिस स्टेशन के चारों ओर सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ अब भी घूम रहे होते हैं। ली, रेचल और डैनी जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करने लगते हैं। उनका पूरा प्लान अब साफ होता है। पहले पटाखों से ज़ॉम्बीज़ को और दूर ले जाना है, फिर उसी मौके का फायदा उठाकर सड़क पर खड़े ट्रक और बाइक्स को पकड़ना है। इसके बाद सब लोग वहाँ से निकलकर एमिलियन, जेमी और मैरी तक पहुँचना चाहते हैं ताकि उन्हें साथ लेकर इस शहर से हमेशा के लिए भाग सकें। ली थोड़ी देर रुकता है, फिर मैरी को रेडियो पर कॉल लगाता है और कहता है, हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तैयार रहो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। जैसे ही सिग्नल दूं, बाहर निकलना। फिर वो बाहर झांकता है। चारों तरफ अंधेरा और अनगिनत ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं। सब धीरे धीरे चलते हुए स्टेशन का दरवाजा थोड़ा खोलते हैं और फिर एक बार फिर रॉकेट लॉन्च करते हैं ताकि ब्लास्ट की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ दूसरी दिशा में चले जाएं।
जैसे ही ज्यादातर ज़ॉम्बीज दूर हटते हैं, ली, रेचल और डैनी धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और ट्रक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि रास्ता साफ है, अचानक सामने से कई ज़ॉम्बीज निकल आते हैं। कुछ ही पलों में दोनों तरफ की सड़कों से सैकड़ों ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। माहौल पूरी तरह अराजक हो जाता है। हर तरफ चीखें, दौड़ते कदम और मौत की गंध। लेकिन शुक्र है कि ली और बाकी सब ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उनके पास सेफ्टी शील्ड्स और प्रोटेक्टिव सूट्स होते हैं। ज़ॉम्बीज हर तरफ से हमला कर रहे थे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में सैकड़ों ज़ॉम्बीज उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। इधर मेरी के घर के पास भी ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के कारण सारे ज़ॉम्बीज धीरे धीरे शांत होकर चले जाते हैं। इसका फायदा उठाकर ली, डैनी और रेचल वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर मेरी, एमिली और जेम्स भी ये सब देखकर समझ जाते हैं कि यही सही समय है। मैरी अपनी बाइक निकालती है और सब मिलकर घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही बारिश रुकती है, ज़ॉम्बीज फिर से हमला करने लगते हैं। इससे ली और डैनी उनके बीच फंस जाते हैं, जबकि रेचल थोड़ी सुरक्षित जगह पर होती है। कुछ देर बाद ली और डैनी किसी तरह उन ज़ॉम्बीज से बचकर फिर से पुलिस स्टेशन के अंदर भाग जाते हैं। उधर रेचल एक ट्रक के अंदर जाकर छुप जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसे कैसे स्टार्ट किया जाए। डर और बेबसी में वो रोने लगती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि वो यहीं फंस गई है। ठीक उसी समय मेरी और उसकी टीम के लोग उसी रोड पर पहुंच रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मेरी और उसकी टीम वहां पहुंचती है, लेकिन ट्रक के पास ज़ॉम्बीज को देखकर वो रुक जाते हैं। रेचल जब उन्हें देखती है तो समझ जाती है कि वो और कोई नहीं, एमिली और जेमी हैं। तभी ज़ॉम्बीज मेरी की टीम को देखकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर रेचल एक रॉकेट दूसरी दिशा में ब्लास्ट कर देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उस ओर भाग जाते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे जेमी और एमिली से मिलती है और बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उनके पास पहुंच जाता है। बड़ी मुश्किल से वो उसे मार गिराते हैं और सब ट्रक के अंदर आ जाते हैं। फिर मेरी ली को कॉल करके बताती है कि वो सब अब सेफ हैं। फिर एमिली ट्रक स्टार्ट करती है और सामने आ रहे सारे ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ती है। लेकिन थोड़ी ही देर में ब्रेक फेल हो जाता है। ट्रक का कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है और वो सीधा जाकर पुलिस स्टेशन की दीवार से टकरा जाती है। हादसे के बाद सब बाहर निकलकर देखते हैं तो पता चलता है कि टकराने की वजह से डैनी का पैर एक लोहे के बॉक्स के नीचे फंस गया है। सब लोग मिलकर उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करें उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी टूटी हुई दीवार की दरार से ज़ॉम्बीज भी अंदर घुसने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी अंदर आकर उन सब पर हमला कर देता है। सब मिलकर उससे लड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे शूट करके मार गिराते हैं, लेकिन डैनी का पैर अभी भी फंसा रहता है। हालात देखकर डैनी कहता है, तुम लोग निकल जाओ। उधर ली और मेरी पर भी सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। फिर भी ली हार नहीं मानता है। ली अपने पास रखा हुआ अंगूठी मेरी को देता है और वो उसे पहन लेती है। दोनों जानते हैं कि अब उनका अंत करीब है। आखिरी सांसों में ही दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और साथ ही मर जाते हैं। उधर डैनी का पैर अब भी फंसा होता है और चारों तरफ ज़ॉम्बीज बढ़ते जा रहे होते हैं। हालात देखकर डैनी कहता है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। सबको ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मजबूरी में वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज डैनी के पास पहुँचते हैं, वो पास में रखे पटाखों के ट्रक का पेट्रोल टैंक खोल देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। धमाके में सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। इसी बीच बाकी तीनों किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल आने के बाद सब बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि डैनी ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसी गम में सब एक दूसरे को संभालते हुए रोड के पास पहुंचते हैं और वहां खड़ी बाइक्स को चेक करने लगते हैं। तभी रेचल को एहसास होता है कि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो अपने बेटे के पास जाकर कहती है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। तुम हिम्मत से एमिली आंटी के साथ चले जाना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। कभी डरना मत, हमेशा सुरक्षित रहना। ये सुनकर उसका बेटा जोर जोर से रोने लगता है और एमिली की आंखों में भी गहरा दुख भर जाता है। ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि कभी वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। अब वो लड़की कहती है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, लेकिन अभी भी जिंदा जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। कोई और रास्ता न देखकर एमिली जेमी को लेकर बाइक से निकल जाती है। रेचल चाहती है कि वो ज़ॉम्बीज उनके पीछे न जाए, इसलिए वो अपने पास पटाखों का धमाका करती है ताकि सारे ज़ॉम्बीज उसी की तरफ आ जाएं। और ज़ॉम्बी बनने से पहले ही रेचल खुद को शूट करके जान दे देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमिली और जेमी बाइक से तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरा इलाका आग और धुएं से भर चुका होता है। रेचल की कुर्बानी की वजह से वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन रास्ते में हर तरफ फैले ज़ॉम्बीज देखकर उन्हें समझ आता है कि अब ये खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो ये पूरी दुनिया में फैलने वाला है। बाइक से बहुत मुश्किल से वो लोग गांव से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद सीधा सुरक्षित रास्ते से सिटी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी दिखता है कि एक ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए सिटी की ओर जा रहा होता है। इससे पता चलता है कि अब ये ज़ॉम्बीज पूरे दुनिया में फैलने वाले हैं। इसके बाद सीन बदलता है और सिटी में एक बुजुर्ग कपल को दिखाया जाता है। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो फिर से यंग दिखे। तभी उनके कमरे में खाली पड़ी एलिक्सर मेडिसिन की बोतल नजर आती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।